क्यों बोल रहा हूँ? देखो सर, एक प्रॉब्लम तो सुजलोन एनर्जी की तरफ आई है, एक प्रॉब्लम आपको पता ही है मिष्ठान फूड में भी चल रही है। और उसके बावजूद भी मिष्ठान फूड ने आज अपर सर्किट लगा कि अगर आप कुछ काम जॉब में जा रहे हैं, अपनी नौकरी में जा रहे हैं, आपकी सरकारी नौकरी है, आपको सिर्फ जाना है, आना है और काम अपना करना है। डूब जाए उसका खतरा नहीं है। रिस्क का नाम क्या है? रिस्क किस चीज़ के लिए यूज होता है? वहाँ जब हमारा दिमाग प्रॉब्लम की तरफ निकलना शुरू कर देगा, उसे सॉल्व करने के लिए शुरू कर देगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शेयर बाजार का हो जाएगा। मैं आपको बता भी अपनी लाइफ के अंदर हमारी अलग अलग लाइफ है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती होगी। उन प्रॉब्लम को समझना है, खोजना है और उसका समाधान करना है। इस्पात मंत्रालय करने वाला है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे और बात करेंगे ओला ने जो कहा वो करके दिखाया। इन सब की बात वर्क कर रहा था। सेबी ने उसके ऊपर जो भी चीज़ें की हैं वो धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, स्कैम के तहत चीज़ें हमें दिख रही हैं। अगर सेबी कंपनी को मोहलत देता है कुछ कहने के, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज मिष्ठान फूड में अपर सर्किट लग गया, उसके बारे में बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के ऊपर क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे स्टील सेक्टर के ऊपर क्या विचार होने वाले हैं, आगामी बजट के ऊपर क्या इस्पात मंत्रालय करने वाला है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे और बात करेंगे ओला ने जो कहा वो करके दिखाया। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बाज़ार के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर या कोई भी अपनी लाइफ के अंदर हमारी अलग अलग लाइफ है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती होगी। उन प्रॉब्लम को समझना है, खोजना है और उसका समाधान करना है। बस इसी पे अपना ध्यान केंद्रित करते जाइए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए, किसी तरीके से भी वो सॉल्व हो उसे करने में आगे निकल जाइए। इसी तरीके से अगर आप शेयर बाज़ार के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी कंपनी वर्क कर रही है उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं। तो सर क्या होता है कि कभी कभी जो वो खामियां हैं हमारे सामने बाद में निकल कर आ जाती है और फिर हमें पता लगता है कि भैया ये इसके साथ ये क्या हो गया है। कभी कभी हमारा दिमाग जो है उस तरफ भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है शायद वैसी ना हो। हमारे अंदर की प्रतिक्रिया कंपनी के फंडामेंटल बैलेंस शीट को चेक करके ही आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं स्कैनर के अंदर सब कुछ लिखा रहता है कंपनी के बारे में, न्यूज़ आती है, न्यूज़ को भापो। तो जब हमारा दिमाग प्रॉब्लम की तरफ निकलना शुरू कर देगा, उसे सॉल्व करने के लिए शुरू कर देगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आपका शेयर बाज़ार का हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमने कभी प्रॉब्लम की चीज़ें किसी भी शेयर के अंदर खोजी नहीं है। और अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो वो तब पता लगती है कि भाई ये प्रॉब्लम थी। हमें खुद भी खोजना है कि जिस भी कंपनी के हमारे अंदर निवेश है तो वो कंपनी गूगल में क्या कर रही है, यानी गूगल के अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्कैनर में क्या क्या चीज़ें, न्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, सारी चीज़ उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तब जाकर आप आगे की दृष्टि से आगे निकलेंगे। वरना वो प्रॉब्लम आपके सामने अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। अभी मैंने आपको कल ही चीज़ बताई थी कि जब हमें सारी समस्याएं पता लग जाए, सारी प्रॉब्लम पता लग जाए और तब भी कुछ चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो वहाँ रिस्क लिया जाता है। कितना रिस्क? जितना डूब जाए उसका खतरा नहीं है। रिस्क का नाम क्या है? रिस्क किस चीज़ के लिए यूज होता है? वहाँ जहाँ कमाने के उद्देश्य ज़्यादा है और डूबने के उद्देश्य उससे ज़्यादा है, वहाँ होता है रिस्क। कभी आपने देखा कि अगर आप कुछ काम जॉब में जा रहे हैं, अपनी नौकरी में जा रहे हैं, आपकी सरकारी नौकरी है, आपको सिर्फ जाना है, आना है और काम अपना करना है, यहाँ आप क्या रिस्क ले लोगे? पर एक चीज़ और होती है कि आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं और जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है पर आपको उसके बारे में मज़ा आ रहा सुन के, भैया अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो वो हो गया एक रिस्क। इसी तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं, आप सोच समझ कर वर्क करें। रिस्क है इसके वाली बातों को छोड़ दें बिल्कुल, तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कंपनियों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि वो बाद में आती है निकल कर।
तो उस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो सर, एक प्रॉब्लम तो सुजलोन एनर्जी की तरफ आई है, एक प्रॉब्लम आपको पता ही है मिष्ठान फूड में भी चल रही है, और उसके बावजूद भी मिष्ठान फूड ने आज अपर सर्किट लगा दिया। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त कोई भी मिष्ठान फूड के ऊपर कोई भी मुझे न्यूज़ देखने को नहीं मिली। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों को आपको बताया जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो सर, मिष्ठान फूड वर्क कर रहा था, सेबी ने उसके ऊपर जो भी चीज़ें की हैं वो धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, स्कैम के तहत चीज़ें हमें दिख रही हैं। अगर सेबी कंपनी को मोहलत देता है कुछ कहने के लिए तो वहाँ स्पष्टीकरण आएगा, और सेबी की जांच के द्वारा जो भी चीज़ें प्रमोटर ने की है या 17 कंपनी से जो अन्य लोग जुड़े हुए थे उनके जो प्रतिबंध हुआ है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों के अनुसार हुआ है। अगर कोई भी कंपनी अपना स्टेटमेंट देती है तो वो सारी चीज़ धुलनेगी नहीं, ये ध्यान रखना, एकदम से नहीं धुलेगी। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेबी ने कहा है कि वो विस्तार के साथ इसके ऊपर अब जांच करेगा, और जांच से पहले उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगेगा। हो सकता है उस स्पष्टीकरण से बाजार के अंदर आपको तेजी, यानी शेयर के अंदर तेजी आने को देखने को मिल जाए, पर हमें देखना है सेबी। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए यहाँ पर, सेबी है, क्योंकि जब सेबी कुछ चीज़ क्लियर करेगा तब जाकर वो अच्छी होगी, और जब तक कि सेबी क्लियर नहीं करने का, चाहे वो अच्छी हो, तब तक कि वो टेंशन में रहेगी, क्योंकि इसके अंदर एक्शन सेबी ले चुका है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ आपको शेयर प्राइस की चीज़ों में नहीं उलझा रहा हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, और यही साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत आगे तक बढ़े। अच्छा, आज अगर किसी भी शेयर के अंदर तेजी आ जाए तो क्या आप उससे बहुत खुश हो रहे हो, या गिरावट आ रही है बड़े दुखी हो रहे हो? आज अगर आपका मिष्ठान फूड ने अपर सर्किट लगा दिया, भैया 7 रुपये तक आ गया है शेयर, इतने गिरने के बाद अगर अपर सर्किट लगा दे और कुछ भी चीज़ से लगा दे तो हम समझेंगे हमें सेबी को देखना है। हमें किसको देखना है? हमें देखना है सेबी ने जो इतने ज़्यादा इसके ऊपर रिपोर्ट दी है, फर्जीवाड़ा, ये हो गया वो हो गया, ये एकदम से एक स्टेटमेंट से धुलेगी नहीं, ये आप समझना। और सेबी ने कहा मैं विस्तार के साथ इसके ऊपर वर्क करेंगे, और अगले मार्च 2025 तक जो आ रहा है अब, उससे पहले इस वित्तीय वर्ष में ही पहले इस चीज़ का हम समाधान कर देंगे, भैया ये क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। हो सकता है कंपनी बिल्कुल पाक साफ हो सकता ना हो, पर सिचुएशंस क्या है हमारे सामने, सेबी, और सेबी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो भी सेबी ने इसके ऊपर चीज़ें की हैं, हमें वो देख कर चलना है, ना कि ये तेज़ी कौन कौन समझ रहा है। देखो सर, मैं इस शेयर को बेकार या कंपनी को बेकार करने की तुलना में नहीं हूँ, ना अच्छी करने की तुलना में हूँ। मैं न्यूज आई है, न्यूज पर आपको बता रहा हूँ। सेबी ने कहा था विस्तार, तो विस्तार 1-2 दिन में तो होने का नहीं है। अच्छा, कोई अगर गुड न्यूज आई है तो वो मुझे रात को पता लग जाएगा, फिर उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हमें समझाना था कि हमें एकदम से मूवमेंट नहीं करने हैं कि भाई एकदम से हम बस घूम जाएं और ये कर दें वो कर दें। समझो, हमें सेबी की पिक्चर को क्लियर तरीकों से समझना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, ओला ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये किसने बोला है? ये बोला है ओला के चेयरमैन और ओला को बनाने वाले, किसने? भाविश अग्रवाल जी ने बोला है। ओला ने जो कहा उसने वो करके दिखाया। ओला ने जो कहा था कि वो 3200 नए स्टोर और खोलेगा, वो 20 दिसंबर को खोलेगा, पर उसकी डेट उन्होंने 25 दिसंबर को रखी, और 25 दिसंबर को उन्होंने ये कार्य पूरा कर दिया। आज शेयर के अंदर 100 रुपये के लेवल भी आपको ओला दिखा रहा था, फिर भी नीचे की तरफ आ गया। अब इस चीज़ से आप क्या भापे? इस चीज़ से आप ये भापे कि कुछ लोगों ने उस चीज़ को इस तरीके से ले लिया कि स्टोर खुलते सब कुछ काम हो गया, पर इसका मौके का फ़ायदा उठा के चले गए ऑपरेटर। उन्होंने अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक किया होगा, मुझे लग रहा है आज। क्यों? क्योंकि भैया ये एकदम से नीचे आया, और इतनी अच्छी न्यूज के बाद भी शेयर नीचे आ रहा है, तो ये असंभव सी बात होती है। पर शेयर बाजार क्या है, जहाँ संभव लगता है वहाँ असंभव, जहाँ असंभव वो संभव हो जाता है। तो आज की न्यूज़ से सबको पता था कि 3200 ये स्टोर ये अपने खोलने जा रहा है, और ये इसने कर दिया, तो सब बुलिश हैं। बाजार को दो तरफ से देखना चाहिए कि कौन इसका फ़ायदा उठाकर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और कौन अपने इस चीज़ को दूर तक की समझ रहा है। ओला ने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखा दिया, और अपना इस क्षेत्र के अंदर, इस सेक्टर के अंदर
उनका नेतृत्व जो है और विस्तार करेगा और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो शहर और छोटे बड़े शहर हो गया या फिर वो तहसील और कस्बे तक अपने नेटवर्क का विस्तार इस तरीके से कर रहा है। बात ये है कि क्या ये 3200 स्टोर इसके ये क्या एक महीने के अंदर जो स्टेटमेंट आएगा उससे चीज़ें हो जाएंगी? भैया ओला इस पर वर्क कर रहा होगा, आप चीज़ों को समझो, क्योंकि ओला काफ़ी परेशान था, उसके स्टोर कम थे, उसके ऊपर कहीं कहीं कंप्लेन आ रही थी। तो उस चीज़ के अनुसार ये चीज़ें बड़ी सूझबूझ से पहले ही भावेश अग्रवाल जी ने की होगी, ये तो उन्होंने बताया था। तो जो कुछ चीज़ अगर ये कहें कि 2025 मार्च तक के करेंगे, उसको ये घटाकर पहले कर दें और इसी साल कर दें, और उसके बावजूद तब जब पहले ज़्यादा स्टोर नहीं कम स्टोर बनाने के लिए इन्होंने कहा था मार्च 2025 तक, अब स्टोर भी इन्होंने बढ़ा दिए थे और समय भी कम कर दिया और समय में इन्होंने काम को पूरा कर दिया। यहाँ से समझो इनकी रणनीतियाँ अब भारत के पूरे देश के अंदर अपनी छवि को और विस्तार देने के लिए बन गई है। इससे ओला मजबूत हो रहा है, ना कि इसका शेयर प्राइस फिलहाल के लिए मजबूत हो रहा है। चीज़ों को जो जो समझेगा वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। भैया है तो ये छोटी सी न्यूज़, पर गिरावट आई है, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा बताई है इस चीज़ को कि कौन समझ रहा है कि 4000 स्टोर होना क्या ये कुछ छोटी बात है। जैसे 3200 करे 800 पहले थे ना, 4000 हो गए ना टोटल, ये छोटी बात नहीं है। ये देश के अंदर अपनी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और नेतृत्व इस क्षेत्र के अंदर बड़ा मजबूत तरीके से करेगा ये। तो ये स्थितियां आज की नहीं है भैया, इसकी ये स्थितियां दूर की हैं। अभी तो सर ओला का IPO ही आया है और IPO के बाद इसने काफ़ी चीज़ें हमें बता दी, बैटरी के ऊपर बता दी, अपनी बाइक के ऊपर बता दी, अपने नए मॉडल के ऊपर बता दी। दूसरा अब इसने ये जो कहा था ये भी करके दिखा दे, कर रहा है ना ये चीज़ें, तो उस चीज़ को आपको समझना है। शेयर प्राइस गिरा है, वहाँ कोई मौके का फ़ायदा उठा कर गया है, ये आप समझ कर चलना। भारत के अंदर स्टील सेक्टर जो है कमज़ोर है, ये आज नहीं, मैंने आपको कई बार बता दिया। वो किस लिए कमज़ोर है? ताकि चीन से जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आयात होता है स्टील, तैयार स्टील, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का कारोबार, यहाँ की कंपनियाँ काफ़ी चिंतित हैं। सोचने की बात यह है कि मौजूदा तौर पर जो आयात शुल्क लगाया जाता है वो है 7.5%, और 7.5% जो शुल्क लगा रहे हैं, चीन यहाँ भेजता है अपना माल, शुल्क लगाने के बावजूद भी, चीज़ों को समझो, अगर 7.5% का शुल्क चीन से तैयार स्टील पर लगता है, आयात पर 7.5%, उसके बावजूद भी उसका जो आयात का मूल्य है ना, यहाँ की कंपनियों से ही कम है, तब भी कम है। मतलब शुल्क लगाने के बाद भी चीन का जो माल इधर आ रहा है वो तब भी यहाँ की कंपनियों से कम है। ये भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ की कंपनियों के अंदर आपको स्टील सेक्टर की जो कंपनियां हैं प्रॉब्लम में देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके ऊपर काम काफ़ी हो रहा है ना, इसके ऊपर काम काफ़ी हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार ज़रूर से ज़रूर इसके ऊपर विचार ज़रूर करेगी। देखो, अगर सरकार को ये पता है कि भैया आयात से, स्टील आयात से, तैयार स्टील आयात से यहाँ की कंपनियाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या उसका सुचारू रूप से कंपनी के लिए सरकार समाधान नहीं करेगी? करेगी। आगामी बजट आने वाला है और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो मैंने आपको समझा दिया ना, आगामी बजट आने वाला है और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस्पात मंत्रालय वित्त मंत्रालय से बातचीत करेगा कि वो 7.5% टैक्स को 2 गुना कर दे, यानी कि 15% कर दे। जो आयात शुल्क है ना इस्पात पे, वो 15% कर दे। तो हो सकता है कि ये चीज़ें करने से जो चीन से आयात हो रहा था स्टील, उसके ऊपर मूल्य जो है यहाँ के सही तरीक़ों से हो जाए और यहाँ की कंपनियाँ फिर उस हिसाब से वर्क करें। चीज़ों को कौन समझेगा? देखो, चीन से जो स्टील आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, पर यहाँ की जो कंपनियां हैं अपने रेट को कम भी नहीं कर रही हैं। अगर 7.5% और अधिक लगा दिया जाए तो फिर चीन से यहाँ पर आना माल हो जाएगा कम, पर तब भी कंपनी उसी रेट पर, जो यहाँ की कंपनी है उसी रेट पर अपना माल देगी, तो यहाँ की कंपनियों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। और इसके ऊपर इस्पात मंत्रालय भैया वर्क कर रहा है और कहीं ना कहीं वो वित्त मंत्रालय के साथ इसके बात करेगा और आगामी जो बजट आने वाला है
वहाँ पेशकश रखी जाएगी। तो जो बजट होता है ना भैया, सबसे सलाह मशवरा करके ही वित्त मंत्रालय की तरफ से फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर ये बात रखी जाए, अगर ये चीज़ें हो जाए कि 7.5% से 15% कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस्पात की चीज़ों के साथ यहाँ की जो उद्योग है अच्छा फल ले भैया यहाँ के लिए। देखो ये एक प्रॉब्लम थी, इसे हम काफ़ी दिनों से खोज रहे हैं, और इस प्रॉब्लम के हल हुए बिना भैया, अगर ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई तो इस्पात यानी कि स्टील सेक्टर में बाहर नहीं आएंगी। चीज़ों को समझो। अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहाँ चीज़ें हो रही थी इस चीज़ के ऊपर कि भैया जांच हो रही है, वो हो रही है, तो उसमें कंपनियों में तेज़ी आ गई थी स्टील सेक्टर में। फिर क्यों गिरावट आई? क्योंकि अभी वो चीज़ें हो रही हैं। अभी हमने प्रॉब्लम खोज ली, हमने स्टील सेक्टर की एक प्रॉब्लम खोजी, चीन से आयात होने वाली, और अगर ये शुल्क को बढ़ा दिया जाए तो ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा? ये आगामी बजट की तरफ होने की दिशा के अंदर में देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज़ें कौन समझा है सर, मुझे एक बार बताना आप। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है, अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने भी कहा है, मैं न्यूज़ देख रहा था कि भैया बाज़ार के अंदर निवेश करना तो काफ़ी आसान है, कोई भी कर लेगा, पर उसके अंदर लागू करना, उसकी किस स्थितियों से काम करना, ये सबसे बड़ा भारी काम है। और अगर निवेश करवाने के लिए काफ़ी लोग अपनी लालच वाली भावना से हम लोगों को एक्टिव करते हैं, तो इस भावना से कभी भी हमारा भला नहीं होने वाला है। भला कब होगा? जब हम निवेश करने से पहले ही कुछ चीज़ों को समझें, प्रॉब्लम को समझें, बाज़ार की स्थितियों को समझें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ भैया, ये बाज़ार को उस हिसाब से मत लो कि भैया पैसा है तो मैं ख़रीद लूँ। आज देख लो अपने पोर्टफोलियो उठाकर, ये सब पैसे आए थे तभी हमने खरीदे थे, और आज हमारे पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ है। अब इस स्थिति को ही तो जीतना है कि जो हमारे पोर्टफोलियो में रेड है, वो शेयर जो है वो क्या काबिल है, मतलब क्या क्वालिटी है उनके अंदर, है ना। क्योंकि यही शेयर हमें काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी प्रॉफिट भी देके हमें गए थे, और यही शेयर आज नीचे भी हैं। तो किस वजह से है, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आपको खोजनी पड़ेगी, और उसी ही नतीजे से आप आगे बढ़ सकते हो। वरना भैया रोज़ न्यूज़ आएगी, रोज़ वीडियो बनेगी लोगों की, रोज़ आप उससे उत्साहित होंगे, रोज़ चीज़ों को समझते जाएंगे। ओला वाली चीज़ मैं आज आपको जो समझाई, ये मैंने आपको बीते दिनों समझा कर चला हूँ, क्योंकि इससे कंपनी का विस्तार होने वाला है, ना कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे देखना है। जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने यही कहा है कि अगर ये चीज़ें हो जाए तो आपको प्राइस के ऊपर विश्वास नहीं करना है कि ऊपर होगा नीचे होगा, आपको विश्वास करना है कि ओला की रणनीतियाँ मजबूत हो रही है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ। भैया मैं खरीदने बेचने की मेरी स्थिति ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता। तो वो चीज़ों का आज मैंने समझाया। तो स्टील सेक्टर के ऊपर ये चीज़ों को समझना। अच्छा, देश के अंदर या फिर हर जगह ग्रीन स्टील की चीज़ें हो रही हैं, और देश भी इसके ऊपर वर्क करेगा। अब ग्रीन स्टील का मतलब ये नहीं कि भैया कुछ अलग तरीके से स्टील बनाया जाएगा, नहीं भैया, जो भी बिजली आपूर्ति कराता है ऐसे संयंत्र को जो इस्पात में वर्क करती है, तो वो अलग अलग तरीके, जैसे कि भैया कोयले से प्राप्त ऊर्जा दी जा रही थी, है ना, तो ये जीवाश्म ईंधन हो गया हमारा। तो इससे हटने के बाद अगर हम हाइड्रोजन या फिर सौर पवन के द्वारा जो बिजली, ग्रीन बिजली स्टील के उत्पादन में यूज करें, तो उससे हो जाता है वो ग्रीन स्टील। क्योंकि जब हम कोयला जलाएंगे, कोयला करेंगे, तो वो प्रदूषण वाली चीज़ें हो गई, है ना, प्रदूषण वाली चीज़ें हो गई। पर अगर ग्रीन स्टील का मतलब ये होता है कि भैया स्टील तो वही है, पर जो उस पर बिजली यूज हो रही है वो पवन से आए, सोलर से आए, या हाइड्रोजन, इस तरीके से अन्य चीज़ों के साथ आए, है ना। तो वो चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ग्रीन स्टील, इस पर वर्क हो रहा है। अच्छा, अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के ऊपर। सुजलोन एनर्जी के ऊपर काफ़ी लोग डर रहे हैं कि इसको ईडी से एक 20 लाख का जुर्माने वाली चीज़ें मिल गई, पर कंपनी ने इसके अंदर ही बोला है, सुजलोन एनर्जी ने, कि भैया चलो लंबित इतने दिनों से चल रहा विवाद आज समाप्त हुआ। चक्कर क्या है कि हम न्यूज़ को देखते हैं, हमने सोचा कि ईडी ने, जो जांच एजेंसी हमारी है, उसने, हैदराबाद ईडी ने इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया 20 लाख का। पर वो क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए है, उन स्थितियों को भी हमें समझना है।
भैया वित्त वर्ष 2017 से सुजलोन एनर्जी की सहायक कंपनी सुजलोन विंड इंटरनेशनल जो है कंपनी है, उसने कुछ शिपमेंट किया था, यानी कि कुछ काम को पूरा करके शिपमेंट कर दिया था। अब उसके ऊपर जो चीज़ कुछ निर्यात की चीज़ों के अंदर जो आय हुई थी उसकी चीज़ों का भुगतान नहीं किया था, है ना, उसका भुगतान नहीं किया। तो उसका एक मसला चल रहा था काफ़ी दिनों से ईडी के साथ, और इनके साथ एक जांच एजेंसी बैठ रही थी इनके साथ। तो भैया जो शुल्क था वो दिया क्यों नहीं गया था, तो उसके ऊपर ये 2017 से मामला चल रहा था। और 2017 से मामला चलते चलते अब इसके ऊपर जो चीज़ें निकल कर आई हैं वहाँ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो कंपनी कह रही है भैया चलो लंबित मामला था, ये निपट गया है, पूरा हो गया है ना। तो चीज़ों को आप समझ कर चलें। कुछ चीज़ शिपमेंट के द्वारा उस वक्त जो निर्यात में हुई थी उसके शुल्क का मामला था, तो वो चीज़ अब कंपनी कह रही है भैया चलो अच्छा हुआ वो हो गया है। तो ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे कोई बड़ा चीज़ें सुजलोन ने गड़बड़ी कर दी हो, वो कर दिया हो। तो ये तो पुराना मामला था वित्त वर्ष 2017 का, तो ये भी होना जरूरी है। वरना क्या प्रॉब्लम की चीज़ें अगर सोल्व होती गई तो चीज़ें अच्छी होती जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी जहाँ पर ET नाउ स्वदेश के एक्सपर्ट जो हैं तेजस ने ये कहा था कि सुजलोन एनर्जी 1 साल के अंदर 100 रुपये तक जा सकता है। पर सीधे सीधे मैंने आपको वहाँ पर ये भी कहा था कि उन्होंने ये भी कहा कि 59 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी लगाना है। अब हम चीज़ों को फिर से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ फिर से निकल कर आई है, और वहीं पर ही मैंने इस न्यूज़ की एनालाइज भी आपके लिए कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 86 पर तो ये शेयर गया ही था। मौजूदा अगर ये 70 रुपये को पार करता है, 69 या 70 को पार करता है तो 86 तक ये जा सकता है। पर इसके लिए क्या होगा, 6 महीने का समय दिया था उन्होंने। अब 6 महीने आप लगा लो इस महीने से। दूसरा, अगर आप चीज़ समझे, अगर 86 को पार कर दिया तो शेयर 100 रुपये तक भी जा सकता है, पर इसके लिए 1 साल उन्होंने कहा था। तो जब भी आपको ये चीज़ें देखने को मिले कि कोई टारगेट दे रहा, सबसे पहले स्टॉप लॉस देख लो, और उसके बाद आपको देखना है कि भैया कितने समय के लिए उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, वो भी आप देख लो। तो मैंने आपको उस दिन भी इस चीज़ के बारे में बताया था, पर ये न्यूज़ फिर से निकल कर आई है, इसलिए मैंने आपको फिर दोबारा से बताया है कि आपको यहाँ समय भी देखना है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने पैसा लगा दिया, बस बहुत बड़ा काम कर दिया हमने तो शेयरों को ख़रीद कर, अब तो शेयर भागेगा, हमें अमीर कर देगा। भाई एक पार्ट नीचे जाने का भी होता है उसका, वो कुछ लोग आपको नहीं बताते। एक पार्ट नीचे जाने का भी होता है। जब हम ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं भैया तभी हमारी टेंशन बढ़ जाती है, ध्यान रखना। शेयर बाज़ार के अंदर आपको संयम से वर्क करना पड़ेगा, दूर की दृष्टि के लिए वर्क करना पड़ेगा। आज के लिए शेयर बाज़ार बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आज के लिए अगर होता तो ये इतने बड़े बड़े लोग जो हैं ये तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाते, है ना। फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते अगर एक दिन में इन्होंने अपनी साम्राज्य स्थापित कर लिया होता। इन्होंने काफ़ी साल ऐसे देखे हैं जहाँ पर उतार चढ़ाव रहे हैं, काफ़ी प्रॉफिट इनका और मूलधन भी आधा होता तक इन निवेशकों ने देखा होगा, जो आज अच्छी बुलंदी की तरफ, और ये बताते भी हैं कि भैया कई बार प्रॉफिट आया, कई बार कम हुआ है। तो वो न्यूज़ को भी आपको समझना है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। ओला ने जो कहा उसने वो करके दिखा दिया, और अगर इसके 4000 स्टोर हैं तो ये अपनी स्थितियों को बढ़िया करने के लिए काम किया, ना कि शेयर प्राइस को आज के लिए बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए किया है। वहाँ तो कारोबार हो रहा है, जो कर रहे हैं वो चीज़ समझ कर चलना। मिष्ठान फूड के अंदर अपर सर्किट की स्थितियाँ आपको समझना है कि सेबी की तरफ से जब पिक्चर क्लियर होगी तब जाके उसके वजूद है। अगर मिष्ठान फूड कुछ स्पष्टीकरण भी देता है तब भी सेबी उसके ऊपर सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि उसने वो जांच करके चीज़ें निकाली है, और वो कह रहा है विस्तार से इसकी जांच भी होगी, सेबी कह रहा है। तो हमें सेबी की तरफ ज़्यादा इस तरफ देखना चाहिए, आप समझ कर चल रहा है। स्टील सेक्टर के अंदर बाहरें आ सकती हैं अगर ये जो आयात शुल्क है 2 गुना करने की मांग जो है इस बजट में मंजूर हो जाए, क्योंकि इस्पात मंत्रालय वित्त मंत्रालय से इस ओर बढ़ने की सोच रहा है। और ये भी आप समझ, अगर ग्रीन स्टील अगर आप समझ रहे हैं जो मैंने आपको समझाया, वहाँ से फिर आपको नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियाँ भी मजबूत होती हुई देखने को मिल सकती है, ये आप समझ कर चल रहा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार फिर पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। मेरा एक ब्लॉग चैनल है, कल मैंने उसके अंदर अपना एक फर्स्ट ब्लॉग डाला है, कृपया उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है तो वो भी मुझे संपर्क कर सकता है मेरे डीप सर 6 या सार्थक बाजार से ब्लॉग में। तो सर किसी को भी किसी भी शेयर के अंदर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ आई है और न्यूज़ के ऊपर मैंने आपको बताया, और थोड़ा मोटिवेशनल इसलिए किया कि अगर हम प्रॉब्लम को खोजेंगे, उसका समाधान करेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे।
तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।